ये कहानी है मायागंज के एक प्राइवेट अस्पताल की। रात के 12:30 बज रहे थे। हर ओर सन्नाटा था। अस्पताल के एक बिस्तर पर अनन्या आंखें मूंद कर लेटी हुई थी। कुछ और मरीज भी अपने अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। अनन्या के हाथ में स्लाइन लगी हुई थी। उसके बिस्तर के ऊपर एक मॉनिटर भी लगा था जिसमें आड़ी टेढ़ी रेखाएं चल रही थीं। अचानक अनन्या को किसी औरत के रोने की आवाज आई। उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। अरे, इतनी रात को अस्पताल में कौन रो रहा है? कहीं किसी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अनन्या ने अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी है जो उसे देखकर रोए जा रही है। कौन हो तुम? भाग जा यहाँ से। भाग जा नहीं तो तू मरेगी। ये कहकर चुड़ैल अनन्या के पास आई और उसके हाथों में लगी स्लाइन के पाइप को खींचने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। लेकिन उस चुड़ैल ने अनन्या की एक नहीं सुनी और उसने स्लाइन की पाइप को खींचकर निकाल दिया। अनन्या जोर से चीख पड़ी। अनन्या के हाथ से खून बह रहा था और वो नीचे जमीन पर टपक रहा था। उसके खून से अस्पताल की फर्श धीरे धीरे कर लाल होती जा रही थी। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भाग जा यहाँ से। भाग जा नहीं तो तू मरेगी। अनन्या दर्द से करा रही थी। तभी चुड़ैल ने उसके बिस्तर के ऊपर लगे मॉनिटर को घूर कर देखा और उसे अपने नाखूनों से नोचने लगी। फिर एक जोरदार मुक्का वो उस मॉनिटर पर मारती है। उसकी स्क्रीन पूरी टूट जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल अपने हाथ से मॉनिटर निकालती है और अनन्या की तरफ फेंकती। अनन्या खुद को बचाने के लिए जोर से चीख पड़ती है, बचाओ। अनन्या की चीख सुनकर उसके बिस्तर के पास बैठी उसकी 10 साल की बेटी अर्पिता बहुत घबरा गई और उसने अपनी माँ से कहा, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चीखी? चुड़ैल, वो चुड़ैल मार देगी मुझे, मार देगी। कौन मार देगी? वो चुड़ैल, देखो तो उसने मेरी स्लाइन खोल दी है और मॉनिटर भी तोड़ दिया। ये सब तुम क्या कह रही हो माँ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ये देखो, ये स्लाइन तो लगी हुई है तुम्हारे हाथों में। अनन्या ने भी घूर घूर कर अपने हाथों की ओर देखा, फिर अपने बिस्तर के ऊपर लगी मॉनिटर की ओर। अरे, यहाँ तो सब ठीक है। इसका मतलब मैं कोई सपना देख रही थी। हाँ माँ, तुम कोई सपना देख रही थी। बहुत ही डरावना सपना था बेटी, बहुत ही डरावना। अनन्या 2 दिन पहले ही अस्पताल में एडमिट हुई है। घर पर काम करते करते अचानक उसे चक्कर आ गया था और वो बेहोश हो गई थी। वो तो संयोग अच्छा था कि उसकी बेटी अर्पिता उस समय घर में थी। माँ, क्या हुआ माँ? उठो ना माँ। अर्पिता पड़ोसियों की मदद से अपनी माँ को अस्पताल ले आई। डॉक्टरों ने अनन्या को तुरंत अस्पताल में दाखिल तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं बताया था कि आखिर अनन्या को हुआ क्या था। अनन्या ये सोच ही रही थी कि तभी डॉक्टर भंडारी वहां आ गए। उन्होंने अनन्या की थोड़ी जांच की। सिस्टर, तुमने अभी तक इनकी सलाइन नहीं खोली है और इन्हें ये वाली इंजेक्शन अब तक लग जानी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं लगी? देखो, इन सब मामलों में मुझे लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। मरीज यहाँ इतनी आशा के साथ हमारे पास आता है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल ठीक से करें। डॉक्टर भंडारी की बात सुनकर नर्स ने अपना सिर नीचे कर लिया और वो इंजेक्शन लाने चली गई। डॉक्टर साहब, मुझे हुआ क्या है? मैं कब तक घर वापस जाऊंगी? बहुत जल्द। ये कहकर डॉक्टर भंडारी वहां से चले गए। कुछ देर बाद नर्स ने आकर अनन्या की स्लाइन खोली और उन्हें इंजेक्शन लगाया और वो भी चली गई। उनके जाने के बाद अनन्या ने अर्पिता से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है, इसलिए वो उठकर बाथरूम चली गई। बाथरूम से जब वो लौट रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे है और वो उससे कुछ कह रहा है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही चुड़ैल फिर से दिखी। भाग जा यहाँ से। भाग जा नहीं तो तू मरेगी। उस चुड़ैल को देखकर अनन्या के हाथ पांव फूल गए। वो भागी भागी अपने वार्ड की ओर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो अपने वार्ड में पहुंची, वहां का नजारा देखकर उसके पैर कांपने लगे। उसने देखा कि अस्पताल के हर बिस्तर पर वही लेटी हुई है और वहीं बिस्तर के पास उसकी बेटी अर्पिता बैठी हुई है। क्या हो रहा है मुझे हर बिस्तर पर मैं खुद ही क्यों दिख रही हूँ? और ये अर्पिता भी सभी जगह क्यों दिख रही है मुझे? अर्पिता। उसकी आवाज का शोर सुनकर अर्पिता ने अपनी माँ को जोर से पकड़ लिया और उससे कहा, माँ, क्या हुआ माँ?
तुमने फिर से कोई सपना देखा क्या? अर्पिता की बातों को सुनकर अनन्या उसकी ओर घूर घूर कर देखने लगी। उसने देखा कि वो तो अपने बिस्तर पर है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो बाथरूम गई थी ना। नहीं माँ, तुम तो यहाँ मेरे पास ही हो इस बिस्तर पर। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बाथरूम गई थी, वहाँ वो चुड़ैल, वो चुड़ैल। इतना कहकर वो चीखने लगी। अनन्या का शोर सुनकर वहाँ पर डॉक्टर भंडारी और नर्स भी आ गए। क्या हुआ है आपको? तब अनन्या ने डॉक्टर भंडारी की ओर घूर कर देखा। उस समय उसकी आंखें पूरी लाल हो गई। अनन्या ने डॉक्टर भंडारी का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचती हुई अजीब सी आवाज में बोली, कौन सा इंजेक्शन दिया मुझे डॉक्टर भंडारी? कौन सा? अरे छोड़िए मुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी भंडारी, मार दूंगी मैं तुझे। ये कहकर अनन्या डॉक्टर भंडारी के कंधे पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो उसके कंधे पर चढ़ी तो उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया और वो एक चुड़ैल के रूप में बदल गई। जैसे ही उसका चेहरा वहाँ खड़ी नर्स ने देखा, वो चिल्ला उठी, ये तो माला है, लेकिन ये तो। उसके बाद चुड़ैल ने डॉक्टर भंडारी को नीचे गिरा दिया और उसके सीने को अपने नाखूनों से नोचने लगी। खून की धार डॉक्टर भंडारी के सीने से बहने लगी। छोड़ो मुझे। भंडारी, तुम जैसे राक्षसों को जीने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर भगवान के समान होता है, लेकिन तुमने तो इस पेशे को धंधा बना दिया। मैं माला हूँ, माला, वही माला जिसकी दोनों किडनियां तुम लोगों ने निकाल ली और मुझे मार दिया। और अब तुम अनन्या के पीछे पड़े हो। भंडारी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर चुड़ैल ने डॉक्टर भंडारी को मार दिया। उसके बाद माला की आत्मा अनन्या के शरीर से निकलकर गायब हो गई। ये कहानी है लखनऊ के रहने वाले ज्ञान तिवारी की। 70 साल के तिवारी जी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उन्हें ये अस्पताल ज्वाइन किए कुछ ही महीने हुए थे। पहले वो किसी दूसरे अस्पताल में थे। एक बार तिवारी जी अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर थे। सर्दियों का समय था, इसलिए अलाव जलाकर बैठे थे। तभी उन्हें अस्पताल की मोर्चरी के पास से किसी औरत के रोने की आवाज आई। इतनी रात में ये कौन रो रहा है? आवाज तो मोर्चरी के पास से आ रही है। वो उठकर मोर्चरी के पास जाते हैं। वहाँ कोई औरत सिर झुकाए रोए जा रही थी। क्या हुआ बेटी? इतनी रात को यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? अरे बेटी बताओ ना, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? इतनी देर से पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम कौन हो? बोलो ना बेटी, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं पर्वतिया हूँ गार्ड साहब। इन लोगों ने मेरी 10 साल की छोटी सी बिटिया गुंजा को बंद कर दिया है। आप कृपया करके उसे बाहर निकाल दीजिए ना, उसे भूख लगी होगी। किसने बंद कर दिया तुम्हारी बेटी को? अस्पताल वालों ने गार्ड साहब। मैं उसके लिए बाहर से रोटी लाने के लिए गई थी। इतनी देर में देखिए ना, उन्होंने मेरी बेटी गुंजा को बंद कर दिया। आप ताला खुलवा दीजिए ना, वो भूखी है, वो रोटी खाकर सो जाएगी। अरे कहाँ बंद कर दिया उसे? ओह, तुम्हारी बेटी मर गई है? नहीं, वो नहीं मरी है, वो जिंदा है। उसे भूख लगी है। आप मोर्चरी का गेट खोल दीजिए ना, मैं उसे खाना खिलाकर चली जाऊंगी। उस औरत के साथ तिवारी जी बात कर ही रहे थे कि उनके साथ काम करने वाला एक और गार्ड ओम प्रकाश वहाँ आया। अरे क्या बात है तिवारी जी, अस्पताल का गेट छोड़कर यहाँ मोर्चरी के पास क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ये औरत यहाँ रो रही थी। देखो ना, इसकी बेटी बेचारी मर गई है, इसलिए ये सदमे में है। कौन सी औरत तिवारी जी? यहाँ तो कोई नहीं है। तिवारी जी ने उस औरत को इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिली। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत अचानक कहाँ गायब हो गई। उसी रात जब सरला नाम की एक नर्स अपने कमरे में एक सिरिंज में दवा भर रही थी, तभी उसके साथ अजीब सी घटना हुई। उसकी सिरिंज अचानक से धीरे धीरे कर बड़ी होने लगी। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सिरिंज कैसे बड़ी होने लगी? सरला सिरिंज को वहीं पटक देती है। जैसे ही वो सिरिंज पटकती है, उस सिरिंज से खून निकलने लगता है और किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगती है।
वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर पंखे पर जाती है जिस पर पर्वतिया लटकी हुई है। फिर उसकी नजर कमरे की अलमारी पर जाती है जहाँ पर्वतिया की बेटी गुंजा चादर ओढ़े रो रही है। नर्स, मेरी बेटी को ठीक कर दो ना, वो बहुत बीमार है, ठीक कर दो ना, डॉक्टर साहब को बुला दो ना। पर्वतिया, तुम जिंदा हो? लेकिन तुम तो क्यों मारा मेरी बच्ची को? हमने नहीं मारा उसे, वो बहुत बीमार थी। हमने कोशिश बहुत की लेकिन वो नहीं बची। झूठ मत बोल तू, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद पर्वतिया सरला को मार देती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगले दिन। तुम्हें शर्म नहीं आती विनोद? मैंने कितनी बार कहा कि हम यहाँ पर लाभ कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, लोगों की सेवा के लिए हैं। इसके बावजूद तुम इन्हें यहाँ से भगा रहे थे। इनका कसूर क्या है? यही कि ये लोग गरीब हैं? कान खोल कर सुन लो, मेरे अस्पताल में काम करना है तो ये नहीं चलेगा। सॉरी डॉक्टर अभिषेक, सॉरी मुझे नहीं, इन्हें बोलो। मेरे अस्पताल से कोई गरीब इसलिए बिना इलाज के वापस चला जाए कि उसके पास पैसा नहीं है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात मेरे लिए और क्या होगी। वैसे तो ज्ञान तिवारी डॉक्टर अभिषेक की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उस दिन जब उन्होंने डॉक्टर साहब का ये रूप देखा तो उनकी आंख भर आई। उन्हें याद आया इतने दिनों में उन्होंने डॉक्टर साहब को किसी से ऊंची आवाज में बातें करते नहीं देखा था। उन्हें सिर्फ अपने काम से काम होता था। उसी दिन की बात है, रात के 10 बज रहे थे। डॉक्टर अभिषेक अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी उनके कमरे में पर्वतिया आई जो सरला के वेश में थी। सिस्टर सरला, वो बेड नंबर 19 की क्या पोजीशन है? सर, आपने जो दवा दी थी उससे उसे नींद आ गई है, गहरी नींद। ये कहते कहते सरला डॉक्टर अभिषेक को पीछे से पकड़ लेती है और उनके गले को दबाने लगती है। डॉक्टर अभिषेक, अब आपको भी सोना होगा, गहरी नींद में, कभी नहीं जागने के लिए। अरे छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा दम घुट रहा है। तभी सरला पर्वतिया के वेश में आ जाती है। उसे देखकर डॉक्टर साहब डर जाते हैं। वो उसकी पकड़ से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं। तब पर्वतिया डॉक्टर अभिषेक को जोर से धक्का मारती है जिससे उनका सिर वहाँ रखे एक स्ट्रेचर पर जा लगता है। वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद पर्वतिया उन्हें उठाकर स्ट्रेचर पर डालती है और फिर वो नर्स सरला के वेश में आ जाती है और स्ट्रेचर को खींचते हुए अस्पताल के कॉरिडोर में ले जाने लगती है। तभी वार्ड बॉय विनोद की नजर उस पर जाती है। सरला, ये डॉक्टर साहब को कहाँ ले जा रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? इसे मॉर्चरी में ले जा रही हूँ। इसने मेरी बेटी को वहाँ भेजा था, वैसे जाएगा तो तू भी वहाँ। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। पर्वतिया, तुम बचाओ, ये सभी को मार देगी। जैसे ही विनोद के चिल्लाने की आवाज ज्ञान तिवारी ने सुनी तो वो भागते हुए वहाँ आए और वहाँ पर्वतिया को देखकर वो चौंक गए। अरे पर्वतिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और डॉक्टर साहब को तुम कहाँ ले जा रही हो? मैं इस राक्षस को इसके घर ले जा रही हूँ। पागल हो तुम क्या? डॉक्टर अभिषेक जैसे देवता को राक्षस बोल रही हो? गार्ड साहब, आप इसके असली रूप को नहीं जानते। तब पर्वतिया ने ज्ञान तिवारी को अपनी कहानी बतानी शुरू की। एक दिन वो रात को अपनी बेटी गुंजा को लेकर उनके अस्पताल आई थी। डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए ना इसे क्या हो गया है, कई दिनों से ये पेट दर्द की शिकायत कर रही है। आज दर्द के मारे रोते रोते बेहोश हो गई। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अभिषेक ने गुंजा को अस्पताल में भर्ती कर लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है, वो सो रही है, गहरी नींद में सो रही है। ये तो अच्छी खबर है ना। डॉक्टर अभिषेक अच्छाई का चोला पहने मानव अंगों की तस्करी में कई सालों से लगे हुए थे। जो गरीब पैसे नहीं दे सकता था, उसके इलाज के बहाने वो नर्स सरला और वार्ड बॉय विनोद की मिली भगत से मरीज की किडनी निकाल लेते थे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी और उनका काम भी हो जाता था। गुंजा की एक किडनी भी उन्होंने निकाल ली। अम्मा, भूख लगी है, अम्मा थोड़ी रोटी खिला दो ना।
रोटी रुक, मैं लेकर आती हूँ। पर्वतिया रोटी लाने तो चली गई, इधर गुंजा की हालत खराब होने लगी। वो दर्द से छटपटाने लगी और उसकी जान चली गई। डॉक्टर साहब को जब ये पता लगा तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कई लोगों की एक किडनी निकाली थी, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन शायद गुंजा बच्ची थी और ऑपरेशन के बाद का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से चली गई। कोई इंक्वायरी न हो, इस डर से उन्होंने जल्दी से गुंजा की बॉडी मॉर्चरी में पहुंचा दी और वहीं विद्युत शवदाह में उसे जला भी दिया। पर्वतिया जब वापस आई तो उन्होंने कहा कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने जब उसकी बॉडी दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि उसकी बॉडी मॉर्चरी में है। वो मॉर्चरी के बाहर घंटों बैठी रही, लेकिन किसी ने उसे गुंजा की बॉडी नहीं दिखाई। वो इसकी शिकायत डॉक्टर साहब से करने आई तो उस समय डॉक्टर साहब सरला और विनोद से इसी बारे में बातें कर रहे थे। उसने सब कुछ सुन लिया। राक्षस, राक्षस हो तुम लोग। डॉक्टरी जैसे पेशे को बदनाम कर दिया है तुम लोगों ने। तुम्हें भगवान कहा जाता है और तुम लोग शैतानों वाले काम कर रहे हो। डॉक्टर साहब, लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें इसे मारना होगा, नहीं तो हम सभी जेल के अंदर होंगे। उन लोगों ने पर्वतिया को पहले बेहोश किया, फिर उसकी किडनी भी निकाल ली और उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया। मैं इन्हें क्या समझता था, ये क्या निकले। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस को सारी बात बताऊंगा। इन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो ये बोल ही रहे थे कि अभिषेक और विनोद वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर्वतिया उन दोनों को पकड़ लेती है और गर्दन पकड़कर उन्हें उठा लेती है और उन्हें अस्पताल की खिड़की के बाहर फेंक देती है। दोनों की तत्काल मौत हो जाती है। इस प्रकार पर्वतिया ने अपना और अपनी बेटी की हत्या का बदला ले लिया। हालांकि इस घटना के बाद ज्ञान तिवारी को फिर कभी पर्वतिया की आत्मा नहीं दिखी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।